चलें, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हेजिंग की इजाज़त तो नहीं है। आप फॉरवर्ड के जरिए अगर आप हेज करना चाहें तो करेंसी हेज करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो आपको दो टमाटर। ऑप्शन दे रहा है। अब ये क्या ऑप्शंस दे रहे हैं सर यूपी? खिजर आई गेस वेटिंग जी। रूम में वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर दें प्लीज। ओके। खिजर, राइट, खिजर और शबी दोनों वेटिंग रूम। सही। चले। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर दो ऑल्टरनेट्स दिखते हैं। ये यूपी स्टैंडर्ड थोड़े से, मतलब ये ऑल्टरनेट्स हैं जो वर्केबल नहीं है। ये इनकेस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये इतने वर्केबल नहीं है, लेकिन इन्होंने दो सॉल्यूशंस दिए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला वो आपको ये कह रहे हैं टू एग्जीक्यूट बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन्स यूजिंग डिफरेंट करेंसीज विदाउट रिसीविंग और गिविंग एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसमें थोड़ा सा ना आपको गौर करने की जरूरत है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। वो क्या कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं करेंसी को फ्यूचर डीवैल्यूएशन को हेज करने के लिए, फ्यूचर डीवैल्यूएशन के अगेंस्ट उसको हेज करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन आप किसी के साथ कर लें। मसलन फर्ज करें कि बैंक को वी डोंट नो, और बैंक को ये खतरा है कि ये डी वैल्यू ना हो जाए। डी वैल्यू होगा तो बैंक का लॉस है कि जो 1,000 की वैल्यू आज है वो कल 1,000 की वैल्यू जाहिर है उसको उसको कवर नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, एक कोई भी पार्टी हो सकती है, लोन्स का समझने की अरेंजमेंट करता है। वो किस तरह से कि ए जो है वो बी को 1,000 की इवज, जो कि आज का रेट है, आज का रेट फर्ज करें, क्या रेट है फर्ज करें, 270 के अराउंड कर लेते हैं, 270 का रेट है। तो 270 के इवज जो 1,000 का बनता है पीकेआर में, वो 2,70,000 बनता है। तो ए ने बी को 2,70,000 के इवज लोन दे दिया, मतलब 2,70,000 का लोन दे दिया। ठीक है। $1,000 को मुझे हेज करना है, यानी $1,000 का रेट कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो उसको हेज करने के लिए मैंने क्या किया, एक लोन दे दिया मैंने दूसरी पार्टी को, 2,70,000 जो उसकी इक्विवेलेंट पीकेआर बनती है आज, या कोई भी रेट ऑफ फर्ज कर रहे हैं, मैंने दे दिया उसको एक लोन 270 के हिसाब से। और जो बी है उसने $1,000 ए को लोन दे दिया। अब जो ए है उस बी ने $1,000 का लोन दे दिया, ए के पास 1,000 आ गए और बी के पास 2,70,000 एक एक महीने के लिए उन्होंने दे दिए। ठीक है। अब क्या हुआ, जब एक महीने कंप्लीट हो गए तो ए ने बी को जो पीकेआर दिए थे, बी के जिम्मे वाजिबुल अदा था, तो वो एज इट इज 2,70,000 ए को वापस करेगा। और जो बी के डॉलर ए के ऊपर वाजिबुल अदा थे, ए ने बी को अदा करने थे, वो अब ए के पास $1,000 आ गए। $1,000 का वो वेट कर रहा था एक महीने के बाद, तो एक महीने के बाद उसके पास आ गए, तो वो उसको $1,000 रिटर्न करेगा। अब ए को क्या फायदा हुआ इससे? ए को फायदा ये हुआ कि फ्यूचर में $1,000 पर क्या रेट बनता है उसको पता नहीं था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाएगी, और वाकई में फर्ज करें डी वैल्यू हो गई, 250 पे हो गई। अगर एक महीने के बाद उसको $1,000 मिलते तो वो 2,50,000 मिलता है, मतलब उसके जो इक्विवेलेंट बनता है उसकी वर्थ 2,50,000 होती। लेकिन चूंकि उसने एक लोन का अरेंजमेंट कर लिया था बी के साथ, और बी ने बी को पहले ही 2,70,000 दे दी, तो बी जब उसको 2,70,000 एक महीने के बाद वापस कर रहा है, तो 2,70,000 बेसिकली वापस कर रहा है। और उसके अगेंस्ट जो कि 500, सॉरी, $1,000 जो उसको मिल रहे थे वहां से, जो दूसरी जगह से मिलने थे, वो उसके अगेंस्ट उसको 2,70,000 बेसिकली मिल गए, गोया के 2,70,000 उस $1,000 के एवज उसको मिल गए। इस तरह से उसने फ्यूचर की डिवैल्यूएशन को हेज कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? ये एग्जांपल समझ में आ गई सबके? थोड़ी सी जी जी। ट्रिकी है लेकिन समझ में आ गई जी, हाँ। राइट। जी हाँ मैडम, ठीक है। प्रधान भाई क्या कहा आपने?
मैंने कहा थोड़ी सी ट्रिकी है, जो लॉजिकली ट्रिकी क्या है हमारी काफी। यहाँ थोड़ी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन मैंने तो हाँ, नहीं सुनी, ऐसी नहीं ट्रांजेक्शन होती भी नहीं है यहाँ नहीं पे। होती। जी हाँ, जी असल में हाँ। ये लेकिन जो इसके अरब लिए स्कॉलर्स इसके हैं लिए वो सिर्फ इसको शुमार करते हैं ना, तो उनके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तो और और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि जी पाकिस्तान में एक्सरसाइज होता है। तो बहरहाल नहीं तो इन्होंने एक फिर ऑप्शन दिया ये तो इसको अगर हम कहें तो ये तो एक इस मतलब हेजिंग के लिए एक हीला किया गया ना। है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, सही है। इसको आप देखें तो इसने आगे फर्दर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया है, टू एग्जीक्यूट बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन्स। कि आप ये कर सकते हैं हेजिंग करने के लिए बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए यूजिंग डिफरेंट करेंसीज, दो डिफरेंट करेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं विदाउट रिसीविंग और गिविंग एनी एक्स्ट्रा उधर बेनिफिट। उसने उसको पीकेआर दे कोई दिया, उधर उसने उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के बाद रिवर्ट में उसको उसने डॉलर दे दिया, उतनी ऑलमोस्ट सेम बिल्कुल अमाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक्स्ट्रा तो बेनिफिट दोनों आएगा, तरफ तो जो है, ये फिर ये रिबा बन जाएगा। जी हाँ, उसने उसको $1,000 ही वापस करना है और उसको उसने 2,70,000 पीकेआर ही वापस एग्जैक्टली करना है। जी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। फिर आगे ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट दीज लोन्स आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर। कि ये लोन्स जो हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपस में कनेक्टेड ना हो। यानी ऐसा ना हो कि ए बी को जो लोन लोन दे रहा है उसमें ये लिखे कि मैं, तुम मुझे डॉलर दोगे, उसमें बतौर कर्ज दोगे तो मैं तुम्हें पीकेआर बतौर कर्ज कर्जा वाली वाला इश्काल भी आ जाएगा, इसमें रिबा का भी इश्काल आ जाएगा। क्योंकि एक लोन इस शर्त पे देना है कि दूसरा वाला भी उसको लोन दे, तो ये रिबा की वो फॉर्म है जिसमें बेनकार है। कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो जाएगा। तो इसलिए फिर इसमें रिबा का भी मसला आ जाता है। नहीं तो ये एक ही कॉन्ट्रेक्चुअली आपस में कनेक्टेड नहीं होने, कुछ बोल रहे हैं के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, तो ये भी तो बने, दोनों सेपरेट लोन ही कॉन्ट्रैक्ट। आप। बिल्कुल एग्जैक्टली ये शिकाल तो है इसमें, ये शिकाव कर रहा है। लेकिन इन डायर नीड वो अलाउ कर रहा है, इसने ये लिखा तो नहीं है। सर लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है। इसका, जी बोले। सर एक मतलब डिफरेंट करेंसीज में तो खरीदेगा और बेचेगा एक ही डॉलर। चले गंदुम और इसमें तो समझ आता है ये जो सी कोई क्यों डॉलर बेचेगा और डॉलर उसी के बदले खरीदेगा। डॉलर और डॉलर की तो हम देखिए बात अभी नहीं कर रहे ना, डॉलर पीकेआर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं यहाँ नहीं, मतलब एक सवाल है जो मतलब इसके अलावा सवाल कर रहे इसी हैं आप। मतलब स्टैंडर्ड के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं कि बंदा क्यों खरीदेगा एक करेंसी, सेम करेंसी, करेंसी को जब सेम क्योंकि करेंसी, वो पीछे एक क्लॉज गुजरा है उसके हवाले से शायद आप पूछ रही होंगी। देखिए उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। जैसे ये आपके तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या मार्केट में होता भी है। बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ट्रेडिंग की हाँ जा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में तो बड़ा ये, आप फ्रेश फ्रेश नोट नहीं लेते आप जब अपने सर बैंक से, तो फ्रेश फिर नोट आपको तो खरीदो फरोख्त नहीं है ना, मतलब एग्जैक्टली वो रे भाई है उसके क्या पीछे। है, वो क्या है अब क्या कहेंगे अगर देखें। फ्रेश नोट फर्ज करें कि 10 का एक पैकेट है जो कि 1,000 रुपए बनते हैं। आप मार्केट में नॉर्मली खरीदो फरोख्त करते हैं तो ये 900 रुपए का खरीद रहे होंगे बेच रहे होंगे, या 1100 का खरीद रहे होंगे बेच रहे होंगे, डिपेंड्स। तो ये जो आप बेसिकली ये खरीदो फरोख्त ही तो है, और क्या है। या मार्केट में एक दूसरी चीज रही है आजकल, तो हमारे यहाँ सिक्कों का रिवाज कम हो गया, लेकिन किसी जमाने में हम बसों में सफर करते थे, मैं और अदनान भाई, थोड़े से हम चूंकि पुराने लोग हैं, जी तो हम लोग बिल्कुल। बसों में सफर करते थे। तो क्या होता था कि कंडक्टर के पास सिक्के बड़े जमा होते थे, उसकी एक जेब सिक्कों से भरी होती थी, जिसको वो जरा कभी मस्ती में होता था तो जरा उसको जेब को उसको हिलाता भी था तो उसकी छनक छनक की आवाज भी आती थी। तो समटाइम्स क्या होता था, उसको खुले चाहिए होते थे। अगर उसके बाद वो सिक्के खत्म हो जाते थे तो वहीं स्टॉप्स पर मुख्तलिफ लोग बैठे होते थे जो कि वो सिक्के बेचते थे। अगर आपको याद हो कि आप उसको 100 रुपए बिल्कुल दे सही, दें बिल्कुल तो सही। वो उसके इवज आपको 90 रुपए के सिक्के दे देता था, और 10 रुपए उसका मुनाफा होता और ये था। हाँ ज्यादा पुरानी बिल्कुल। बात नहीं है, आज से कोई 5-7 साल पहले जैसे होता शायद था। अभी भी होता हो, बट आजकल बसों का सफर कम हो गया। हमने तो वो बसों में सफर किया हाँ, ना 2090s में, जब
बिल्कुल रिवाज ही इसी चीज का होता था, और सिक्के बहुत चला करता, अब बिल्कुल तो खैर सिक्कों का बहुत रिवाज भी चला। खत्म उसके हो बाद गया। तो फिर वहाँ राउंडिंग में राउंड ऑफ कर दिए किराए उसके बाद। हाँ, उसके बाद अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। अब तो सिक्के भी इस्तेमाल में नहीं आते, अब तो 10 रुपए भी आप किसी को दे देते हैं तो वो जरा हकारत से देखते हैं क्या दे दिया मुझे। अब तो मामला बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह से शबी बहुत सारे इस तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है जहाँ पर सेम करेंसी उसी करेंसी में ही खरीदो फरोख्त उसकी हो सकती है। तो चले बैक टू द हेजिंग। इसमें जो पहली क्लॉज थी वो आई होप के समझ में आ गई होगी। मिसाल जी। आप दोबारा से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह कभी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसमें आप सुन लीजिएगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। इसमें बस इतना सा याद रखना है कि यूएफी स्टैंडर्ड ने हेजिंग करने के लिए, करेंसीज के उस उतार चढ़ाव के खतर को कम करने के लिए बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन की इजाजत दी है, कि जिसमें ये दोनों लोन्स आपस में इंटरलिंक नहीं होंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी एक का जिक्र दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा, दूसरे का जिक्र पहले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा, और ये दो सेपरेट एग्रीमेंट्स होंगे, सेपरेट लोन ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो इसके इवज वो कह रहा है कि इसकी इजाजत है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा था कि इसके बावजूद भी ये डायर नीड में आप ये क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज अ प्रोडक्ट आप ऑफर नहीं कर सकते, कोई भी बैंक इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकता। बहरहाल आप इसको ना भी कहें, जिसको ना भी कॉन्ट्रैक्ट में आपस में इंटरलिंक करें, तो तब भी ये अंडरस्टूड है कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी उर्फ के लिहाज से ये आपस में इंटरलिंक ही है बेसिकली। शुबा तो रहेगा, और इसमें आपको ये शुबा तो पता है, रहेगा। शुबा शुबह तो है, रहेगा। आप कर ही इसीलिए जी हाँ, वो इसीलिए कर मतलब रहे हैं। आप लोन कि नंबर 1 इसीलिए दे रहे हैं ताकि लोन नंबर 2 आपको रिसीव हो जाए। तो ये एग्जैक्टली। कोई बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जी ईओएफई हाँ। चूंकि इसको बेउस सर्फ के उन्वान से लेता है तो उसके पास करेंसी हेजिंग के लिए आगे आप चल के पढ़ेंगे, फॉरवर्ड जी बुकिंग की भी गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी बड़े सगीर के स्कॉलर्स फॉरवर्ड बुकिंग की इजाजत बाद की बेसिस पे, वादे की बेसिस पे इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन ये अरब स्कॉलर्स तो बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देते। अगला क्लॉज देखते हैं जो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, सर, वेयर द सॉरी सर। सर ये फिर जो अक्सर ऐसा होता है, बंदा कहता है कि आप गड्डी जो नहीं होती है वो दे दे, या पहले पैसे हम भेज देते। तो ये तो मतलब फिट नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही यहाँ पे बात। तो क्या ये गलत हम लोग होता है जो हमारे माशरे में होता है कि गड्डी बाद में वो जो होती है नोटों की नई ईद पे या सब कुछ रेम उसकी आप दे देते हैं बाद देखिए, में या नॉर्मली पहले? बैंकों से जो खरीदो फरोख्त करते हैं वो तो जायज है, क्योंकि उसमें तो बैंक कोई कमाता नहीं है बेसिकली। आप 1,000 मालियत की गड्डी लेते हैं तो उसके लेकिन एवज में ये 1,000 की बैन आपको। नहीं है सर, ये बैन किस तरीके से है? क्या है फिर, आप इसको मतलब क्या ये नाम दें? सेल किस तरीके से है? व्हाट वुड तो यू कॉल इट? एक ही क्या मजलिस में कहेंगे हो। इसको? इजारा कहेंगे, इसको बेच कहेंगे, एक्सचेंज बेसिकली होता ही सेल है। अगर आप एक चीज को दूसरी चीज के इवज आपस में कॉन्ट्रैक्ट ये करें ट्रेडिंग, तो वो सेल ही होता है। मतलब ये ट्रेडिंग इन करेंसीज में कैसे आएगा? ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग सेल ही तो होती है। ट्रेडिंग वही तो। सेल, सेल की डेफिनेशन क्या है? कि एक चीज के इवज दूसरी चीज लेना। वो बेचना, जी बिल्कुल, लेना देना। तो बिल्कुल, इसमें तो ये जो बेसिकली सिर्फ एक एक्सचेंज आप कर एक्सचेंज रहे है। हैं ना, ये ये जो बे हम ही है। जी सॉरी एक बात करूँ, तो ये जो अगर बैंक नहीं भी एक्स्ट्रा कमाता फिर भी उसमें ये शर्त तो नहीं आ रही एक ही मजलिस में हो। वो तो जाहिर है हम भी आपस में जब एक दूसरे को नए नोट या कोई पुराने नोट, तो वो हम भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, लेकिन एक ही मजलिस में नहीं हो रहा, ये शर्त तो नहीं पूरी होती है ये इसलिए क्योंकि यूजुअली। हम लोग जो हैं बड़े सगीर के लोग, और हमारे जो उलमा हैं, फुकाहा हैं, वो इसको बेउसर्फ काउंट नहीं करते। तो हमारे नजदीक तो एक चीज डेफर हो सकती है। एक चीज डेफर हो सकती आज है, आपने बिल्कुल। ले लिया, मैं उसके कहने वाला इवज था ये। कल आप जी डेफर्ड बेसिस पे आप उसकी प्राइस को रिसीव कर सकते हैं, या सब्जेक्ट में प्राइस आज दे दिया, सब्जेक्ट मैटर बाद में रिसीव कर लिया। तो हमारे नजदीक तो इसकी इजाजत है। ये इस वक्त हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, और आप जब कल को पेपर देंगे तो स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा होगा कि ये अरब स्कॉलर का व्यू है या आपके बड़े सके। आप जवाब वो आपसे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक पूछेंगे, वो जवाब आपसे बड़े सगीर की प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं पूछेंगे। इसीलिए मैं आप सबको ये बताऊं कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े मुफ्तियान किराम CSEE के एग्जाम में फेल होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा है वो अपनी फिक्र के हिसाब से पढ़ा है, एहनाफ के फिक्र के हिसाब से पढ़ा है, जाफरी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक पढ़ा है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड है ये नहीं जानता कि आप क्या हैं, आप हनफी हैं, शाफी हैं, मालिकी, हम्बली, उसको नहीं पता। वो ये कहता है कि जो मेरे स्टैंडर्ड में लिखा है ना, आपने उसके मुताबिक जवाब दिया।
हो सकता है कि आपका जवाब आपकी फिर के मुताबिक दुरुस्त हो, लेकिन वो उसको सही नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे स्टैंडर्ड का बताओ तुम। तो मैं इसलिए स्टैंडर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, और स्टैंडर्ड के मुताबिक, चूंकि मैं स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके जहन में ये बात बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम देते हुए आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बड़े सगीर में डिफरेंट ओपिनियन, इसलिए ताकि आपके जहन में ये बात रहे, और आप जब भी करेंसी के मुतालिक सवाल आए तो आप ये क्लियर हो कि मुझे अपने लोकल उलमा के मुताबिक जवाब नहीं देना, हमें ईओफी के मुताबिक जवाब देना है, जो कि इस करेंसी के एक्सचेंज को बेउस सर्फ काउंट करता है। ठीक है शबी, ये बात वाजह है। जी सर, थैंक यू। चलें अगले क्लॉज पर जाते हैं। एक उसने दूसरा भी राह हल बताया इसको हैच करने के लिए, वेयर द एक्सपोजर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट पेएबल। देखिए, पहले ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में एक फर्क है। पहला ऑप्शन रिसीवेबल के मुतालिक था, आपको $1,000 फ्यूचर में मिलने हैं। यहाँ $1,000 फ्यूचर में आपने देने हैं, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मैं इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि इस पर आप गौर करें। ये जो दो क्लॉजेज है ना, बहुत ट्रिकी और बहुत समझने वाले। पहला वाला अकाउंट रिसीवेबल, जो आपको महीने के बाद $1,000 मिलने हैं, ये महीने के बाद आपने 1,000 पे करने हैं। वो कह रहा है जब आपको पे करने की सूरत आए, वेयर द एक्सपोजर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट पेएबल, तो उस सूरत में हेज करने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपको ये होगा कि यार खुदा ना खासा डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो आप उसको हेज करने के लिए ये करेंगे, क्योंकि आपने पे करना है। आज उसकी अब है 270, ठीक है, उसका रेट है ₹270। कल को ₹300 भी हो सकता है, तो कल आप जब अदा कर रहे हो तो हो सकता है बढ़कर 300 हो जाए। तो आपको 1,000 अरेंज करने थे, 1,000 अरेंज करने के लिए आपको ₹3 लाख अरेंज करने पड़ेंगे, 30,000 का आपको लॉस हो सकता है। तो उसको हेज करने के लिए आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आप ये कर सकते हैं कि आप आज के दिन कोई गुड्स आप बेचें क्रेडिट बेसिस पर या मुराबाह के बेसिस पे, और उसको डिफरेंट उस करेंसी में बेचें जिस करेंसी में आपने पे करना है कल को। यानी कि मुझे 1,000 एक महीने के बाद पे करना है, तो मैं आज एक मुराबाह करूं डॉलर में, और उसकी जो मेच्योरिटी है वो मैं मैच कर दूं उस उस एक महीने के बाद, ताकि ये दोनों आपस में इनकी मेच्योरिटीज मैच हो जाए। तो क्या होगा, मैंने एक गुड्स बेचे हैं, मैंने एक मुराबाह किया है जिसकी मुझे कीमत अदा होनी है महीने बाद। तो महीने बाद जैसे ही मुझे $1,000 मिलेंगे, उससे मैं अपना वो जो पेएबल था वो उसको मैं अदा कर दूंगा और सेटल हो जाएगा, और मैंने हेजिंग भी कर ली। मुझे ये खतरा नहीं है कि कल को क्या रेट होगा, जो भी रेट होगा मुझे $1,000 तो मिलने हैं, क्योंकि मैंने आज एक चीज बेची, उसके एवज मुझे 1,000 मिलने हैं। तो वो जो 1,000 मुझे फ्यूचर में मिलना है, उससे मैंने अपना पेएबल सेटल कर लिया। ये बात क्लियर है? जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मेरे लिए क्लियर है ये। तो क्लियर है नूर, शबी, आप लोगों को क्लियर है? रजा? जी सर, क्लियर है। यस सर। असल में थोड़ा सा ये अनजस्ट इसलिए लग रहा है कि ये प्रैक्टिस में कभी हमने देखा नहीं है, तो थोड़ी अजीब सी कंडीशन लग रही है, तो अदरवाइज तो ठीक जी, है ये अगर। शायद अरब कंट्रीज में ही होता हो। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसी मिसाल नहीं किसी चीज़ की, हमारे वैसे यहाँ ठीक है। ये नहीं होता इस तरह से। तो ये स्टैंडर्ड वैसे अडॉप्ट भी नहीं किया उस स्टेटमेंट ने अभी तक। एम आई राइट? यस। जी ये अडॉप्टेड नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। तो बस इसके अडॉप्ट ना होने की वजह ये कि हमारे लोकल प्रैक्टिस से बहुत डिफरेंट है। और ये दो मिसालें आप जहन में रखें, थोड़े ट्रिकी हैं, बस आप इसको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हम अगला क्लॉज करके फिर हम खत्म करते हैं। ये आखिरी क्लॉज है इस सिलसिले की। इंशाल्लाह कल हम 2/6 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2/5 में कह रहे हैं, इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टमर टू एग्री एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन such as Muraba, that the payment shall be made in another currency applying the spot rate and on the day of payment। ये सिंपल सा है, इस पर थोड़ा सा बस गौर करने समझ में आ जाएगा कि अगर आप मुराबा कर रहे हैं और मुराबा कर रहे हैं क्रेडिट इंस्टॉलमेंट पे, मतलब आपने एक मुराबा किया जिसमें कोई गुड्स आपने क्लाइंट को बेची, अब उसके एवज आपको पेमेंट वो करेगा कस्टमर फ्यूचर की डेट्स में। ठीक है, मुराबा होता ही यही है कि आज आपने सब्जेक्ट मैटर उसको बेच दिया और कल को वो आपको पेमेंट करेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि कल को जो पेमेंट करेगा उसमें ये शर्त लगाएं कि आप दूसरी करेंसी में मुझे पेमेंट करेंगे। मैंने पीकेआर में किया था, आप मुझे डॉलर में दें, या मैंने डॉलर में किया था, आप मुझे पीकेआर दें। तो उस सूरत में
लाजिम है कि मैं उस दिन जिस जो इंस्टॉलमेंट आपसे ले रहा हूँ और मैं किसी और करेंसी में ले रहा हूँ, तो उस दिन का स्पॉट रेट अप्लाई होगा। आज का रेट अप्लाई नहीं होगा या कोई और रेट अप्लाई नहीं होगा, उस दिन का, जिस दिन में आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं उस दिन का रेट अप्लाई होगा। ये बात समझ में आ रही है शबी, नूर, आप सबको? जो बैंकर्स हैं उनको तो यकीन जी समझ में सर। आ रहा होगा। नूर, आपको समझ में आ रहा है? सर दोबारा बता देंगे? हाँ बिल्कुल, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखें, मुराबाहा आप कर रहे हैं। मुराबाहा में क्या होता है, आप कोई गुड्स कस्टमर को सेल करते हैं। तो जब आपने जी। कस्टमर को सेल किया तो आपने ये कहा अब फ्यूचर में वो उसकी साथ अदा करेगा, आपने इंस्टॉलमेंट्स बना दी हैं उसकी प्राइस की। ठीक है, तो आपको फ्यूचर में किस्तों में अदा करेगा। तो आप ये उसमें शर्त लगा सकते हैं कि जब आप किस्तें अदा कर रहे हो तो पीकेआर के बजाय आप डॉलर में दे दें। ये शर्त लगाना वो कह रहे हैं जायज है। लेकिन वो कह रहा है कि जब पीकेआर के बदले आप डॉलर में पेमेंट लेंगे तो उस दिन का स्पॉट रेट उस पर अप्लाई होगा, उस दिन का जो भी रेट होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात जी समझ सर, में आ रही है? नहीं है। जिस दिन पेमेंट वो करेगा उस दिन का रेट लगेगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, इसकी आपके पास परफेक्ट एग्जांपल है, आप सबके पास, खिजर और अदनान, आपके पास जो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है वो FE25 मुराबा। FE25 में क्या होता है, डॉलर या यूरो में या किसी भी फॉरेन करेंसी में आप मुराबा करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ होता ये है कि ड्यू टू आपका जो वो है FE मैनुअल है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप कंपनी के साथ जो पेमेंट लेंगे वो डॉलर के बजाय आप पीकेआर में दें। तो होता ये है कि हम ट्रांजेक्शन तो डॉलर में करते हैं, सिस्टम हमारा डॉलर में बुक करता है, लेकिन उसके अकाउंट से जो डिडक्शन होती है वो पीकेआर में होती है। वो वेरी ट्रू, इक्विवेलेंट बिल्कुल। पीकेआर अपने उसमें डालता है और उसके अगेंस्ट जो भी डॉलर का रेट बनता है उसके हवाले से जो भी पेमेंट होगी तो उसका वो मुराबा सेटल होगा। तो ये बेसिकली मुराबा वो एफी अब ट्वेंटी फाइव डॉलर की की परफेक्ट है। बेसिकली वो अपना फॉरेन एक्सचेंज में अपने जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन कर लेता है, इसके अगेंस्ट मेंटेन कर लेता है। प्लस माइनस जो भी है उसको वो फॉरेन एक्सचेंज के अगेंस्ट वो कर लेता ऑब्वियसली वो उसको करना पड़ता है, तो बिल्कुल हम ना उसको फॉरेन करेंसी में उसको हम फाइनेंसिंग दे सकते हैं, ना वो फाइनेंसिंग हम उसमें ले सकते हैं उससे जब वो उसका सेटलमेंट का वक्त है। तो अभी जब इसके अकाउंट में जाएगा तो इक्विवेलेंट पीकेआर जाएगा, लेकिन मेरी जो तमाम ट्रांजेक्शन्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो डॉलर में एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, उस पर जो प्रॉफिट रेट लग रहा है मुराबा पे वो लाइबोर लग रहा है, टाइबोर नहीं लग रहा है, लाइबोर लग रहा है। लेकिन है। जी। मैं जितनी भी पेमेंट है उसके अकाउंट में गिराऊंगा वो इक्विवेलेंट पीकेआर उस दिन का जो रेट होगा उसके हिसाब से इस पे लग रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल हम फिर 2/6 से ऑनवर्ड करते हैं। जजाकल्ला फॉर योर पेशेंस, इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा थैंक यू। 15 मिनट्स के लेट हमने स्टार्ट किया था। थैंक यू। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, कोई सवाल ओके। है किसी का तो प्लीज पूछ ले। नहीं, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर, अभी ठीक, तक का तो क्लियर। ठीक है, चलें, ग्रेट। आप लोग एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि कोई आपके जहन में, अभी पढ़ेंगे या अगर आपको नींद आ रही है तो कल सुबह भले से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप फौरन पढ़ेंगे ना, ये फौरन आपके जहन में ये चीजें बैठ जाएंगी, क्योंकि हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस कर ली। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते ठीक है हैं। सर, थैंक यू। जजाकल्ला। चलो, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।